गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्लास स्टूडेंट्स मैं आपको पहले दे चुका हूं, दूसरी क्लास आज दे रहा हूं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आज की क्लास में बिल्कुल भी शॉर्ट क्लास नहीं होगी। आज की क्लास में आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, जो आपकी क्लास होगी आज की, वो स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं आपकी खुशी के लिए, मस्ती के लिए क्लास रिकॉर्ड करूं। आज की क्लास होगी केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो सीखने के लिए सीरियस हैं। ओके, आपको तैयार होना होगा कि आप 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटे की वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। अगर आप केवल 10 मिनट की वीडियो में टोटल कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको खुशी मिल सकती है, लेकिन सीखना नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको केवल खुश करने के लिए और केवल इसलिए कि छोटी सी वीडियो देखकर आप शेयर करें, लाइक करें, केवल इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कि क्लास आज की लेंथी होगी। डिटेल में सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा और आपको कुछ समझ में आएगा तो फिर आप सबके साथ में शेयर करना, लाइक भी करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट के जो ऐप डाउनलोड हुए हैं वो आपको उनको और ज्यादा बढ़वाना है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स वगैरह को बोलना है। अगर क्लास अच्छी लगी तो उनको बोलना है कि भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और फ्री में दुनिया भर की क्लासेस देख लीजिएगा आप। ओके, तो स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मींस होता है बोलना। जो स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, इससे पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है उसके लिए मैं रिकैप करा देता हूं। स्पीच मींस होता है बोलना। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी हम बोलते हैं, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये सब हम जो काम करते हैं ना, वो किस पर करते हैं? वो सारे काम हम करते हैं वर्ड्स पर। तो अगर हमें इंग्लिश भाषा सीखनी है तो हमें क्या सीखना पड़ेगा? किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें सीखना पड़ता है वर्ड्स को, ठीक है ना। तो हम वर्ड्स को सीखेंगे। अब वर्ड्स कितने सारे हैं? अराउंड 3 to 4 लाख वर्ड्स डेली यूज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब 4 लाख वर्ड्स को इकट्ठा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उन टोटल वर्ड्स को जो लिखने, पढ़ने, बोलने में आते हैं उनको हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। टोटल को 9 कैटेगरी में डिवाइड किया है। आपको उन वर्ड्स की कैटेगरी को फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करना पड़ेगा। उन 9 कैटेगरी को ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। स्पीच में आने वाले वर्ड्स के पार्ट्स, और वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। वो मैंने आपको बताया था। उन 9 को लर्न करने की ट्रिक होती है नापा और वापसी। क्या बोला मैंने? नापा और वापसी। जैसे हम कपड़ा लाते हैं ना दुकानदार से, तो कपड़ा नाप लेते हैं अपने घर पर, और अगर कपड़ा अच्छा ना लगे तो फिर हम उसको वापसी कर देते हैं। तो ये 9 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो आपको लर्न करेगा इनके नेम्स लर्न करने में, नापा और वापसी, ठीक है। आज की क्लास बूस्ट क्लास होने वाली है भाई, है ना। जो 10 मिनट में सब कुछ सीखना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास नहीं है, वो तो आराम करें, वीडियो बंद कर दें। आपके लिए वीडियो नहीं है भाई। वीडियो उनके लिए है जो खतरनाक लोग हैं, जो अपना एग्जाम निकालना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, ठीक है ना, उन्हीं के लिए है। तो नापा और वापसी, इसके मैं बताता हूं कि ये कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो इनके थ्रू हम लर्न कर सकते हैं। आप बताना स्टार्ट कीजिए, एन से क्या बनता होगा? एन से आप ना क्या करें, अपना रजिस्टर और वीडियो को पॉज करके रजिस्टर और पेन अपने साथ में रख लें और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहना। ओके, तो N4 होता है आपका नाउन, A4 होता है आपका आर्टिकल, P4 प्रोनाउन, A4 एडजेक्टिव, V4 वर्ब, A4 एडवर्ब, P4 preposition, C4 conjunction, I4 interjection। आज की क्लास में ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा मैं। आज की क्लास में बिल्कुल मतलब मीडियम पढ़ाऊंगा, ना फास्ट ना स्लो। आज की क्लास में ऐसी फीलिंग आएगी जैसे सचमुच क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। ओके, तो हिम्मत से पढ़ना है आपको। तो यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास में हो गए हैं 9। नापा और वापसी से हमने इनको लर्न कर लिया। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर रहा हूं। N4 N नाउन, A आर्टिकल, P प्रोनाउन, A एडजेक्टिव, V वर्ब, A एडवर्ब, P प्रीपोजिशन, C कंजंक्शन, I इंटरजेक्शन। वेरी गुड, अच्छे से आपको लर्न हो गया है। अब मैं इन सब का ना रोल आपको समझाऊंगा। वैसे तो बुक में ना इनके बारे में डिटेल्स लिखी हुई हैं, लेकिन बुक्स की डिटेल हमारे प्रैक्टिकल सेंटेंस पर अप्लाई नहीं हो पाती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इनके बारे में डिटेल में नॉलेज अपने स्टाइल में दूंगा जो प्रैक्टिकल होगी, ठीक है ना। एक बात और बताता हूं बेटा,
जब भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं, एक बार नाउन का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, एक बार आर्टिकल का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बट जरा सोच कर बताइए, जब आपका एग्जाम आता है तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में लिखा होता है कि जो प्रॉब्लम है वो वर्ब वाले चैप्टर की है कि प्रोनाउन वाले चैप्टर की है? ऐसा नहीं होता ना। तो आपको इंग्लिश को पार्ट में नहीं, एज अ होल पढ़ना होगा। एज अ होल टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक साथ अंडरस्टैंडिंग होनी होगी, ठीक है ना। आपके साथ में पता है क्या होता है, आपको मैं एक्सरसाइज देता हूं और मैं कहूं कि भाई ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की है, तो आप एरर निकाल लेंगे। फिर मैं दूसरी एक्सरसाइज दूंगा तो मुझे आपको बताना पड़ता है कि ये प्रोनाउन की है, आप एरर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मिक्स एक्सरसाइज दे दी जाए, आपको ये ना बताया जाए कि किस चैप्टर की है, तब आप क्या कहते हैं, भाई सेंटेंस का लेवल टफ है। तो सेंटेंस का लेवल टफ भी हमारा सीखने का तरीका गलत था। हम टुकड़ों टुकड़ों में जिंदा थे, हम टुकड़े टुकड़े सीख रहे थे, हमने एज अ होल सीखने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि हम सीखने के साथ मजा चाहते हैं, और जहां मजा आएगा ना भाई, वहां सीखना कहां होगा। सीखने में एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एफर्ट्स आपने सुना होगा ना, जी तोड़ मेहनत की आवश्यकता होती है। जी तोड़ मेहनत उसको कहते हैं जब पढ़ते पढ़ते जी टूट जाए, उसके बाद भी मेहनत की जाए। समझ रहे हैं ना, इतनी मेहनत करेंगे तो सक्सेस मिल पाएगी ना भाई। चलिए, तो मैं मानता हूं कि आप तैयार हैं सीखने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताऊं, मेरा गला खराब है, कल मैंने आपकी कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, लाइव लेक्चर नहीं मैं ले पाया था, अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये सोचते हुए कि स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे आज की क्लास का। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं इस सेंटेंस को लेकर। सेंटेंस पढ़िएगा, सेंटेंस पढ़ लिया आपने? चलिए, तो सेंटेंस है आपका, सुमन विल कम नाउ, अ मैन विल गो आफ्टर। अगर मैं आपसे कहूं ना कि इन सेंटेंसेस को डिवाइड कीजिएगा, एवरी सेंटेंस को अंडरलाइन कर लेते हैं, है ना, और ये बताना है कि इनमें से ये जो वर्ड है ना, ये किस कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये जो वर्ड है हमारे सेंटेंस में, या किसी भी सेंटेंस में, कितना भी लेंथी सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें जो भी वर्ड होगा ना, वो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा। इस लिस्ट के बाहर कुछ भी नहीं होता है। कितने भी बड़े सेंटेंसेस हों, वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे, इनसे मिलकर ही सेंटेंस बना होता है। आप कह सकते हैं कि सेंटेंस में जो वर्ड हैं वो या तो नाउन है, या एडजेक्टिव है, या आर्टिकल है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, जो भी कुछ है यही है, ठीक है। तो अभी मैं सारे वर्ड्स के बारे में अगर आपसे पूछूं कि बताइए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं। फिलहाल मैं आपसे केवल एक वर्ड के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। आपको मुझे ये बताना है कि जो हमारा आफ्टर है ना, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है भाई, ये आफ्टर आपको मुझे बताना है। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इनके बारे में जानकारी होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप मुझे आफ्टर के बारे में बताइए, आफ्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इस सेंटेंस को डिस्कस करने के बाद में मैं एक दूसरा सेंटेंस कराऊंगा, उसमें भी आपसे आफ्टर के बारे में ही पूछूंगा। तो हमें ना, मैं ये चीज इसलिए पूछ रहा हूं कि आप किसी वर्ड को रट्टा ना मारें। आप रटे नहीं, रट मत लेना कि सर ने ये बताया था कि भाई ये तो प्रीपोजिशन है, तो हर सेंटेंस में जहां भी आफ्टर दिखाई पड़े प्रीपोजिशन मत बोलना, ठीक है ना। कोई भी वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये उसकी शक्ल सूरत देखकर पता नहीं किया जा सकता है, ये पता लगता है सेंटेंस में उसका फंक्शन देखकर। रिपीट कर रहा हूं, किसी भी वर्ड को देखकर, शक्ल सूरत देखकर रट्टा नहीं लगाया जा सकता कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। ये चीज डिपेंड करती है कि सेंटेंस में उसको हमने किस तरह से यूज किया है, यूज करने के फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ठीक है। चलिए, तो आपको मुझे बताना था आफ्टर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। इससे पहले कि मैं आफ्टर के बारे में बात करूं, मैं बात करता हूं यहीं से, स्टार्टिंग से, और कोशिश करूंगा कि इस एक सेंटेंस से इंग्लिश के समुद्र में आपको एक डुबकी लगवा दी जाए। मींस एक सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बहुत कुछ इंग्लिश ग्रामर सिखा दूं, ठीक है ना। आप तैयार है ना, आपको थकना नहीं है। देखना है कौन थकता है, मैं या आप। चैलेंज एक्सेप्टेड। चलिए, तो है ना, चलिए तो देख लेते हैं, स्टार्ट हो जाओ, आ जाओ यहां पे आ जाओ। और वीडियो अच्छी लगे ना तो कम से कम अपने कहने से 100 मोबाइल्स में इस ऐप को डाउनलोड करा देना, ठीक है ना। लाइक और शेयर तो करना ही है, अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को ये भी कह देना कि इस ऐप को डाउनलोड कर लो भाई। ऐप का नेम तो बता ही दिया होगा ना आपको सबको, इंग्लिश बाय अश्विनी सर। मैं यहां पर लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो यहां है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सुमन। ये आपको मुझे बताना है कि इनमें से ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या कहा, पहले से तैयार थे आपको? हाँ जी, बताइए। ये है आपका एक्चुअली क्या है, नाउन है। यस, आप सबने आंसर करेक्ट दिया है, ये नाउन है। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये नाउन क्यों है, हमें तो पता नहीं लग पाया। तो भाई तुम टेंशन मत लो, अरे
तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरी इंग्लिश वीक है। भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी मीडियम से हो, इंग्लिश किसी की वीक रहेगी नहीं अगर मेरे शब्दों पर आप विश्वास करें और जो भी मैं कहता हूं उसको आप फॉलो करें, ठीक है ना। बस रजिस्टर में नोट करते जाना जो भी मैं कुछ लिखाऊंगा और बाद में उसको रिपीट करते रहना। जैसे होमवर्क दिया जाता है ना, ऐसे मान लेना कि मेरे जो शब्द हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है ना। उनको नोट करने के बाद में घर पर आपको रिवाइज करना है, रिपीट करते रहना है बस। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने चैनल बनाया हुआ आपके लिए, इंग्लिश विद अश्विनी सर डिस्कशन ग्रुप, ठीक है ना, आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो क्वेश्चन आता है कि सर ये नाउन कैसे है, हमें नहीं पता। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, अगर हम देखते ही ये बता दें कि ये नाउन है ये प्रोनाउन है तो फिर तो हमसे इंग्लिश आ ही गई ना। हमसे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश इसलिए नहीं आती कि हमें यही पता नहीं लग पाता कि सेंटेंस में टीचर कभी कह देते हैं बेटा ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब इसके इधर आ गया, ये उसको उधर आ गया। जब टीचर इधर उधर की बात करते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब कहते हैं, हमारे सिर के ऊपर से एरोप्लेन गुजरते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमारा मन करता है टीचर की क्लास को बंद कर दो, है ना, पबजी खेल लूं। अब पबजी में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है ना, चलिए कोई बात नहीं, पबजी नहीं खेलना भाई, पबजी बन के रह जाओगे। यहां की बात करते हैं, केवल आपको सिखाने की बात करता हूं। प्योर इंग्लिश है भाई, जहर इंग्लिश। अरे वो ना ऐड लगा देते हैं, थंबनेल, भाई मैंने देखा है, एडवर्टाइज देते हैं ना यूट्यूब पर वीडियो शेयर करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक पाने के लिए, क्या जहर इंग्लिश। भाई जहर नहीं, मेरी इंग्लिश अमृत इंग्लिश होगी, वरदान साबित होगी मेरे स्टूडेंट। जहर क्यों होगी भाई? चलिए तो बात करेंगे सुमन की। सुमन को मैंने नाउन कहा। क्वेश्चन आता है सर नाउन किसे कहते हैं? भाई बिल्कुल शॉर्ट बताऊंगा, आप ये मत कहना कि सर ये बात गूगल में या किताब पर तो नहीं है। भाई गूगल पर हो या ना हो, बुक में हो या ना हो, बट जब मैं आपको सेंटेंस कराऊंगा ना उसमें अप्लाई होगी और तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है, ईमानदारी से पढ़ना है, सिंसियरली पढ़ना है। चलिए तो सुमन नाउन है। नाउन क्यों कहा? नाउन किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये आता है भाई, नाउन उसको कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हो। क्या कहा मैंने? लंबी चौड़ी डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई नहीं है और उसकी पहचान भी नहीं बताई है लंबी चौड़ी, एक वर्ड बोला मैंने। नाउन उसको कहते हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हो। सर वो क्या क्या चीजें होती हैं? भाई क्या क्या चीजें होती है तुम रट्टा मारोगे, रटना मत, मैं बता दूंगा। भाई जिसके बारे में आप बात कर सकते हो ना, वो कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस का नेम हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकता है, कोई क्वालिटी भी हो सकती है किसी की। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल भी दे दो। चलिए एग्जाम्पल की भी बात कर लेता हूं। भाई पर्सन, जैसे कि हमने कहा रवि, तो ये नाउन है। अच्छा कई बार क्या कहते हैं ना, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना, ऐसा लिखा जाता है या बुक में लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। भाई नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। सपोज करो कि वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और नाम मुझे उसका मालूम नहीं है, तो क्या वो नाउन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। भाई मुझे नाम मालूम नहीं है बट वो नाउन तो है ना, तो जरूर नहीं है कि वो नाम वाला ही हो। तो जो डेफिनेशन हमने रट्टा मार कर, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वहां नेम का कोई मैटर नहीं भाई, पर्सन है तो नाउन ही है, ठीक है ना, प्लेस है तो नाउन ही है, थिंग है तो नाउन ही है। तो पर्सन के लिए मैंने जैसे लिख दिया रवि, कोई मैन है ना, नाम नहीं पता कौन है, मैन है, नाउन है, ठीक है ना। कोई बुक है, नाम नहीं पता उसका, तो भी नाउन है। चलिए जैसे मैंने कहा मेरठ, ठीक है ना, प्लेस का नेम है ना, नेम नहीं भी पता तो भी नाउन हो सकता है। सिटी है, टाउन है, टाउन किसको शो करता है? सिटी किसको शो करता है? किसी प्लेस को शो करता है ना। थिंग है, मैंने कहा MI का मोबाइल है, MI Max 2, मेरे पास जो मोबाइल है उसी से वीडियो बना रहा हूं, MI Max 2 है, तो कोई चीज है ना। जैसे मैंने कहा टेबल है, तो टेबल कोई थिंग है ना, कोई पिन है छोटा सा, तो ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? थिंग की कैटेगरी में आते हैं, सब नाउन है। नाम पता हो या ना पता हो। एक्शन, जैसे लाफ्टर, हंसी, दौड़ने को मतलब एक्शन को शो करता है, हंसने के एक्शन को शो करता है लाफ्टर, ठीक है ना। जैसे एक दूसरा वर्ड आया रेस, ये एक्शन को शो करते हैं। स्टेट, अवस्था, अवस्था को शो करने वाला वर्ड कैसे? जैसे एक वर्ड हमने यूज किया चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड, बचपन, अवस्था को शो कर रहा है, नाउन है। क्वालिटी को शो करने वाले वर्ड भी नाउन होते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी क्या है? क्वालिटी है किसी की,
गुण है, तो वो सभी वर्ड नाउन होंगे जो पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट और क्वालिटी को शो करते होंगे। ठीक है ना। वैसे शॉर्टकट में मैंने आपको क्या बताया था भाई, वो रट्टा मत मारना, मैंने वही बता दिया। नाउन किसको कहते हैं? जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, सब कुछ नाउन होता है। आप कहेंगे सर एक दो बातें और बता दो, बता देता हूं, रट्टा मत मारना। क्या भाई? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, जिसके बारे में बात कर सकते हो, वो सब नाउन होता है। ठीक है ना। चलिए अब नाउन के बारे में एक बात आ जाती है। नाउन के बारे में एक बात आ जाती है कि नाउन जो होता है ना, वो सेंटेंस में फंक्शन क्या करता है? फंक्शन क्या करता है भाई? जो नाउन का फंक्शन होता है ना, वो होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है ना। वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्वेश्चन आता है कि सर वो किसका सब्जेक्ट हो सकता है, किसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है? तो हम कह सकते हैं वर्ब का। वर्ब का नाउन किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं, नाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है और वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। गॉट द पॉइंट? एक पॉइंट और आता है कि जो नाउन होता है ना, वो एक दूसरा फंक्शन और करता है। वो ऑब्जेक्ट हो सकता है किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भी उस प्रेपोजिशन का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक बात बता रहा हूं आपको प्रेपोजिशन के बारे में। बात तो कर रहे थे नाउन की, लेकिन बात आ गई किसकी? प्रेपोजिशन की बात आ गई। यहां तक की बात क्लियर होगी, नोट कर लेना आप इनको। प्रेपोजिशन के बारे में एक बात बतानी है। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, 100% बात है। क्या बोला मैंने? प्रीपोजिशन से पहले कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा श्योर नहीं है। नाउन भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, बट 100% बात है कि प्रीपोजिशन के बाद में जो भी आएगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक है ना। और ये जो नाउन या प्रोनाउन आता है प्रीपोजिशन के बाद में, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। ये नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं, ये इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये बात मैंने पहले वाली क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है। चलिए, तो यहां तक की बात हो गई। नाउन के बारे में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। तो सुमन जो है वो हमारा नाउन है, और यहां इस सेंटेंस में ये वर्ब है, वर्ब से पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। ठीक है ना भाई। देखो, जब भी कोई सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस के बारे में एक स्ट्रक्चर कहा जाता है। सेंटेंस जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसको इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। मैं सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर आपके लिए लिख देता हूं। सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं वो इस स्टाइल में लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब एक क्वेश्चन और आता है, अगर डिटेल में चलें कि सर ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। भाई इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि आपको इन दोनों के बीच का अंतर भी मालूम होना चाहिए कि कब ऑब्जेक्ट होता है बाद का वर्ड और कब कॉम्प्लीमेंट होता है, बाद में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम बात करें यहाँ की। जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सो सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके। इन द गिवन सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट सुमन, सो सुमन इज द सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसको कहते हैं? वर्ब होता है ऐसा वर्ड, एक या दो, तीन भी हो सकते हैं, ऐसे वर्ड जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। The word that gives information about subject, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो वर्ब होता है। ओके। तो यहां इस सेंटेंस में हम बात करें,
सुमन विल कम, सुमन आएगी। तो विल कम जो वर्ड है ना, वो सुमन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर हम इस सेंटेंस को हाफ पढ़ें, सुमन विल कम नाउ, यहां नाउ के बाद में आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, उसको हम कॉमा बोलते हैं, ठीक है ना। कॉमा का मतलब है सेंटेंस को पॉज किया गया, रोका गया है, ठीक है। तो यहां यानी कि कॉमा का मतलब है सेंटेंस डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, इस सेंटेंस के टू पार्ट्स हो रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं यहां पर। एक पार्ट कॉमा से इस साइड वाला है, दूसरा पार्ट कॉमा के दूसरी साइड वाला है। ओके, देखो अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था कैसे, डिवाइड एंड रूल के थ्रू। तो हमें भी अगर इंग्लिश को सीखना है ना, तो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी को हम अप्लाई करेंगे। चलिए बात कर रहे हैं, सुमन विल कम नाउ। अगर मैं यहां से विल कम को ड्रॉप कर देता हूं, तो हमारे पास में होता है सुमन नाउ, सुमन अब। डू यू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सुमन? नो। अगर हम विल कम को ड्रॉप कर देते हैं तो वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सुमन। सो सुमन के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कब मिल रही है, जब हम विल कम को यूज कर रहे हैं। तो जो विल कम है ना, ये हमारा वर्ब हुआ, क्योंकि ये हमें सुमन के बारे में इंफॉर्मेशन देने का फंक्शन कर रहे हैं। सुमन इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट होने के साथ साथ ये पार्ट ऑफ स्पीच के सेंस में क्या है, नाउन है। ओके, सुमन विल कम नाउ। अच्छा, यहां वर्ब के बारे में एक चीज और बता देता हूं आपको, ये आप नोट कर चुके होंगे ना, इसको नोट कर लेना आप। यहां वर्ब के बारे में एक चीज आपको और बता देता हूं कि वर्ब में वन और टू वर्ड्स हो सकते हैं। वर्ब हमारे या तो एक ही शब्द हो सकता है वर्ब में, या दो शब्द हो सकते हैं। जैसे यहां पर दो शब्द हैं, तो जो अगर टू वर्ड्स गिवन हो ना वर्ब में, तो जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। अगर टू वर्ड्स हैं वर्ब का रोल करने के लिए, तो फर्स्ट वर्ड होगा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकंड वर्ड होगा आपका मेन वर्ब, ठीक है ना। अगर एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगी। जैसे सिंपल सेंटेंस है, रवि इज माय फ्रेंड, रवि मेरा फ्रेंड है। व्हाट टाइप ऑफ वर्ब इज दिस? इज जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? इज हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? रिप्लाई कीजिए फास्ट। हेल्पिंग वर्ब? नो, इनकरेक्ट। अगर सेंटेंस में ओनली वन वर्ब हो तो वो मेन वर्ब होता है। अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो मेन वर्ब होता है। बेयर इन माइंड, इफ देयर आर टू वर्ड्स एज अ वर्ब, फर्स्ट वन विल बी हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वन विल बी मेन वर्ब। फर्स्ट वन हेल्पिंग होगा, दूसरे वाला मेन वर्ब होगा। अगर केवल एक ही वर्ब है तो वो आपका मेन वर्ब होगा। गॉट द पॉइंट? अगेन, she has two pens, she has two pens. What type of verb is this? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब? मेन वर्ब, क्योंकि अकेला यही वर्ब है, दूसरा कोई वर्ब है नहीं, मेन वर्ब। अगेन, she has done it, she has done it. What type of verb is this? उसने यह काम किया है, हम करने का एक्शन बता रहे हैं। टू वर्ब्स हैं एज अ वर्ब, सूचना दे रहे हैं काम को करने की। दोनों वर्ब इंफॉर्मेशन देने का फंक्शन कर रहे हैं, दोनों वर्ड वर्ब हैं। ये आपका मेन वर्ब होगा और ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। गॉट द पॉइंट? ओके, सो यहां सुमन विल कम, विल आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ और कम आपका मेन वर्ब हुआ। सुमन विल कम नाउ। अब आपको बताना है कि नाउ है ना, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउ का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है आपको। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन क्या है, जल्दी बताइए। यस, क्या बता रहे हैं? मालूम नहीं? कोई बात नहीं, नहीं बोले तो टेंशन मत लो, उसके लिए मैं हूं। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वीकार कर लें, आप उल्टे सीधे ना तुक्के ना मारे, गैस ना मारे कि क्या है क्या नहीं है। आपने बोल दिया कि सर मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो अच्छी बात है, मालूम नहीं तो मैं सिखाऊंगा। आपका बोर्ड अगर खाली है माइंड का, तो मेरे लिखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है कि आप सीख पाएंगे। चलिए, तो नाउ के बारे में हमें जानना है, ये हमारा क्वेश्चन है अभी जो हमें जानना है, सीखना है इसके बारे में अब हमें, ठीक है। तो यहां एक वर्ड के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारे पास में एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ ना कुछ ऐड करता है। देखिए, रट्टा नहीं मारना, इसी में लिखा हुआ है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कुछ ना कुछ ऐड करता है। किसके बारे में, कहां ऐड करता है, वो यहां पर लिख देते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड्स
that adds something to the meaning of an adjective. AD for adjective or a verb or another adverb. Okay, so you can say an adverb is a part of speech that adds something to the meaning of an adjective, a verb or another adverb. Okay, got the point? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। कुछ ना कुछ ऐड करने का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। यहां लिखता हूं गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ओके, इसी को हम एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं मॉडिफाई करना। यू कैन से एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, अ वर्ब और एडवर्ब। मॉडिफाई कहने से ऐसा लगता है टीचर ऊंचे लेवल का है, लेकिन मैं लेवल देखो अपना लेवल मुझे आपके सामने प्रूव नहीं करना, मुझे ना आपको इंग्लिश सिखानी है, दैट्स ऑल। और लेवल का क्या मतलब होता है? लेवल तो मेरा मैं तभी प्रूव कर पाऊंगा ना लेवल का, तो जब आपको जॉब मिल जाएगी मेरी वीडियो क्लासेस से, जब आप सीख जाएंगे, जब आप 3 महीने की 4 महीने की मेरी वीडियो क्लासेस देख लेंगे और तब किसी के कंधे पर हाथ लगाकर ऐसे कहोगे बिड़ा इंग्लिश में। चलिए, तो यहां की बात कर रहे हैं। तो यहां an adverb is a part of speech that modifies an adjective, a verb or adverb। शाबाश। अब adverb के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, नोट करते रहना, पॉज करके वीडियो को साथ साथ 2 और 3 पेजेस आज आपके फिल हो जाने वाले हैं। तो अब मैं adverb के बारे में आपको बता रहा हूं। adverb किसी verb के आसपास रहता है। adverb की पोजीशन क्या बताई मैंने? adverb की पोजीशन है किसी verb के आसपास। आसपास मतलब पहले भी हो सकता है और किसी वर्ब के बाद भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट? एडवर्ब की पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसी वर्ब से पहले भी हो सकता है, वर्ब के बाद भी। मैंने इसको बोला एन एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर और आफ्टर वर्ब। किसी वर्ब से पहले और किसी वर्ब के बाद में इसको हम यूज करते हैं। और बिटवीन टू वर्ब्स, व्हाट आई सेड, बिटवीन टू वर्ब्स, 2 वर्ब के बीच में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। 2 वर्ब कौन कौन सी होंगी? वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस मेन वर्ब। ओके, इट मींस हम अपने एडवर्ब को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में भी यूज कर लेते हैं। सो एडवर्ब को यूज करने की पोजीशन आपको मालूम हो गई है, वर्ब के आसपास, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, और कहां? एक और इसका स्ट्रक्चर होता है एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव से पहले उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए भी हम एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब को यूज करते हैं। एक और वर्ड आपको बताता हूं, एक हमारे पास में एडवर्ब होता है इनफ। ये एक ऐसा एडवर्ब है हमेशा एडजेक्टिव के बाद में ही यूज किया जाता है। वैसे तो एडजेक्टिव से पहले आते हैं एडवर्ब, बट इनफ ऐसा एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव के बाद में यूज किया जाता है। ओके, नोट अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। रूल्स नहीं है, रूल्स नहीं है, इनको इस स्ट्रक्चर को मैं दिखाऊंगा आपको, स्टोरी के थ्रू लर्न कराने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा सारी चीजें जो ये यहां चल रही है ना। स्टोरी के थ्रू आपको पढ़ना कैसा लगता है, इसके लिए कमेंट आप मुझे करके बताना। मैंने स्टोरी अपलोड की थी ना, आप अपलोड मुझे कमेंट करते रहा करो। आपके कमेंट करने से ना मुझे थोड़ी एनर्जी मिलती है, मुझे समझ में आता है कि आप लोग इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहां एक चीज आ जाती है, इनफ का एक यूज बता देता हूं आपको। इनफ का एक यूज और बता रहा हूं, ये सब चीजें आपको मैं बता चुका हूं। आप फिर से जो है ना वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं आप। यहां एक और बता रहा हूं आपको कि इनफ को अगर हमें नाउन के साथ में यूज करना है तो नाउन से पहले यूज करते हैं। इनफ before a noun and after an adjective. Enough is used before a noun and after an adjective. ये 5 और 6 पॉइंट्स मैंने आपको बतला दिए हैं, ठीक है ना। इनको आप नोट कर चुके होंगे, इनको रिपीट करते रहना और मैं और भी कुछ पॉइंट्स बताते रहूंगा। अभी एडवर्ब का चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि एडवर्ब हम किसी सेंटेंस में फाइंड आउट कैसे करें। How to identify that a word is an adverb or not? This is the question. Okay. Now,
अब मैं आपको बताता हूं किस तरह के वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। What type of words are called adverb? The words that talk about time, place, manner, reason, frequency, extent and negation। काउंट करना कितने नंबर हो गए हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे वर्ड एडवर्ब कहलाते हैं जो आपको जानकारी देते हैं टाइम के बारे में। ऐसा वर्ड जो समय को बताएगा, प्लेस और पोजीशन को बताएगा, काम करने के तरीके को बताएगा, मैनर को बताएगा, काम कैसे किया जाता है, रीजन को बताने वाला वर्ड, क्यों किया जाता है, कितनी दफा किया जाता है, हाउ मेनी टाइम्स कोई एक्शन होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को बताने वाला, किस हद तक किया जाता है, किस मात्रा में किया जाता है, उस हद को बताने वाला, एक्सटेंट को बताने वाला, एक्सटेंट मींस मात्रा, और किसी पॉइंट को, किसी वर्ड को नेगेट करने वाला, नेगेशन को शो करने वाला। तो ऐसे वर्ड एडवर्ब होते हैं जो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट और नेगेशन की बात करते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार बोलकर देखना 7 पॉइंट्स कौन कौन से बताए मैंने? टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट और आपका नेगेशन। ठीक है ना? चलिए एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं। ऐसे वर्ड जो व्हेन के आंसर में मिले, क्वेश्चन वर्ड है ना आपका, जो व्हेन के आंसर में मिले वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाएगा। ऐसा वर्ड जो वेयर के आंसर में मिले एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाएगा। ऐसा वर्ड जो हाउ के आंसर में मिले एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाएगा। ऐसा वर्ड जो व्हाई के आंसर में मिले एडवर्ब ऑफ रीजन कहा जाएगा। ऐसा वर्ड जो हाउ ऑफन के आंसर में मिले, हाउ ऑफ्टन मींस कितनी दफा, जो हाउ ऑफ्टन के आंसर में मिले वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा। और कितना, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। हाउ मच लिखना आसान होता है इसलिए मैं ये लिखता हूं। कितना के आंसर में कुछ मिलेगा तो एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट। और नकारात्मक सेंस देने वाला, निगेट करने वाला, नेगेशन को शो करने वाला वर्ड जैसे नॉट, नेवर, और भी कुछ वर्ड होते हैं जैसे सेल्डम, जिनका जो जिनका नेगेटिव मीनिंग दिखता नहीं लेकिन उनमें होता है। तो ये सभी वर्ड आपके एडवर्ब होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे क्वेश्चन वर्ड है ना, टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन को शो करने वाले, कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ ऑफन और हाउ मच के आंसर में जो भी मिलता है वो एडवर्ब होता है। मैंने आपको बताया बेस क्या, कैसे भी लर्न कर सकते हो, या तो क्वेश्चन वर्ड से लर्न कर सकते हो, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के आंसर में जो मिलेगा एडवर्ब होगा, और आप ऐसे लर्न कर सकते हो टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट, नेगेशन को शो करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो यहां तक का पॉइंट पर आ जाइए। अब यहां ये आपका हाउ है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होगा, मालूम हुआ? यस, वेरी गुड। कितने स्टूडेंट्स को मालूम हुआ है? रेज योर हैंड। ओके, बिल्कुल ठीक, आपका आंसर करेक्ट है। हमने कहा सुमन विल कम, सुमन आएगी। हमने क्वेश्चन पूछा यहां पर कब आएगी, व्हेन। आंसर आया नाउ, अभी आएगी। तो जो नाउ है ना, ये व्हेन के आंसर में है, समय को बताने वाला वर्ड है। और अगर इस समय को बताने वाला वर्ड है तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब किस टाइप का? एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे, है ना? वेरी गुड, ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन था, हमने सेंटेंस स्टार्ट किया था कि जो आफ्टर है ना, ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये आफ्टर। सुमन अब आएगी, एक आदमी चला जाएगा। आपको मालूम हो गया आदमी नाउन है ना? ए आपका आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में फिर बात करूंगा, मैंने की हुई है किसी वीडियो में। एक मैन चला जाएगा, ये वर्ब हो गई है, इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड है इस मैन के बारे में। कब चला जाएगा? आफ्टर। व्हेन का आंसर में मिल रहा है, कब चला जाएगा? बाद में, सुमन के आने के बाद। यानी कि जो वर्ड है ना, ये टाइम को शो कर रहा है ना? और टाइम को शो कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। किस टाइप का? एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। तो आफ्टर हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया है। तो इस एक सेंटेंस में मैंने काफी कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्पीड भी मैंने नॉर्मल रखी थी, फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताना। ज्यादा से ज्यादा, अब मैं आपकी वीडियोस लेंथी ही बनाऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में बताया था।
अगर आपको लेंथी वीडियो देखना अच्छा लगता है तो आप उसमें मुझे आप कमेंट करके बताओ, शॉर्ट वीडियो देखना अच्छा लगता है तो भी कमेंट करके बताना, लेकिन मैं शॉर्ट बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हम ना खेल नहीं खेल रहे, पकड़म पकड़ाई नहीं खेल रहे, कंचे नहीं खेल रहे, मार्बल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है ना, आसान आसान से खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है भाई। एग्जाम क्रैश करना है तो जमकर पढ़ना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे की आपको लगातार पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं आदत डालो कि 2 घंटे लगातार क्लास देखते रहो, पता भी ना लगे 2 घंटे कब में तो निकल गए। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।